नमस्कार प्रिय दर्शकों, दोस्तों। आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही प्रेरणादायक है। वह हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 हरकतों के बारे में पता होना चाहिए। और श्रोताओं, जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 हरकतों के बारे में ध्यान रखता है, उन्हें ही देखता है तो वह कभी दुखी नहीं रहता। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राम नाम का एक सेठ रहा करता था। राजा राम सेठ के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा राम के सेठ के घर में उसकी एक सुंदर पुत्री थी। दोस्तों, राजा राम सेठ को पुत्र नहीं हुआ था, इसीलिए राजा राम से अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था और अपनी पुत्री को ही एक पुत्र के समान समझता था। दोस्तों, इसी तरह राजा राम सेठ अपनी पुत्री को पढ़ने के लिए भी नहीं भेजता था और हर समय अपने साथ रखा करता था। जब भी कहीं जाता तो अपने कंधों पर बिठाकर ले जाता दर्शक। इसी तरह राजा राम ने अपनी पुत्री से बहुत लाड प्यार किया, बहुत प्रेम से रखा। परंतु दर्शकों, कहा जाता है कि संतान के लिए माता पिता का ज्यादा प्रेम लाड प्यार हमेशा घातक ही होता है। दोस्तों, इसी तरह चलते ही चलते राजा राम सेठ की जो पुत्री थी वह बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है। पुत्री के जवान होते ही राजा राम सेठ के मन में एक चिंता उठने लगती है। राजा राम सेठ सोचने लगता है कि अब मेरी पुत्री सयानी हो गई है, अब यह बड़ी हो गई है और बेटी तो सदा से ही पराई होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहिए। परंतु दोस्तों, राजा राम सेठ इस बात को लेकर भी चिंतित था कि पूरे राज्य में और आस के कई राज्यों में मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा अमीर मैं ही हूँ और मैं अपने जमाई, अपने समधी, अपने जैसा अमीर ही ढूंढ लूंगा, मगर ऐसा मुझे मिलेगा कहाँ। इसी तरह राजा राम सेठ अपनी पुत्री के विवाह के लिए रिश्ते ढूंढते रहता है। उधर राजा राम सेठ की जो पुत्री थी वह रोजाना अपने पिता के बागों में घूमने के लिए जाया करती थी। वह एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी तो रास्ते में राजा राम सेठ की पुत्री को एक लोहार का लड़का देख लेता है। दृष्टिकोण: लोहार का लड़का राजा राम सेठ की पुत्री की सुंदरता को देख उस पर मोहित हो जाता है, उस पर मर बैठता है। और लोहार का लड़का सोचने लगता है कि यह लड़की कितनी सुंदर है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केवल विवाह करूंगा तो इसे ही करूंगा, चाहे मेरे प्राण ही चले जाएं। श्रोता, उसके बाद में राजा राम सेठ की जो पुत्री थी वह अपने पिता के बागों में घूमकर वापस अपने घर चली जाती है। उधर राजा राम सेठ अपनी पुत्री का विवाह तय कर देता है। उधर दर्शक, वो जो लोहार का लड़का था, वह सोचता है कि कल मैं उसे ही बागों में जाऊंगा और कल वही मेरी उस सेठ की लड़की से मुलाकात होगी और वहीं मैं कल उससे सच बोल दूंगा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। श्रोता, इस तरह फिर दूसरे दिन जैसे ही राजा राम सेठ की पुत्री बागों में घूमने के लिए जाती है तो उन्हें देखकर पीछे पीछे वह लोहार का लड़का भी चल देता है। दर्शक, जैसे ही लोहार का लड़का बागों में जाकर देखता है तो राजा राम सेठ की पुत्री अपने पिता के बागों में घूम रही होती है, अच्छे अच्छे पुष्पों की सुगंध ले रही होती है। उसी समय वह लोहार का लड़का उस राजा की लड़की के पास जाकर कहता है, हे प्रिय, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी इस सुंदरता को देखकर, तुम्हारी इस चंचल काया को देखकर तुम पर मोहित हो चुका हूँ और तुमसे प्रेम भी करने लगा हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम्हारे ही साथ अपनी जीवन की तीनों अवस्था बिताना चाहता हूँ। मित्रों, इसी तरह यह बात सुनकर राजा राम सेठ की पुत्री भड़क जाती है। राजा राम सेठ की पुत्री उस लोहार के लड़के से कहती है कि क्या तुम मूर्ख हो? मैं एक सेठ की लड़की हूँ, हमारे पास बहुत धन है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, और तुमने यह कैसे सोचा कि आखिर मैं तुमसे विवाह करूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। दरअसल उसके बाद में लोहार के एलडी डीडीचके ने यह सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। लोहार का लड़ी डीडका राजा राम सेठ की पुत्री के पास ही खड़ी डीडिया होकर एक चाकू निकालता है और अपने पेट में मारने के लिए लगाता है। तो श्रोता, उसी समय राजा राम सेठ की पुत्री उस लोहार के लड़की से कहती है कि अरे पागल, अगर तुम्हें मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, यहाँ क्यों मर रहे हो? दोस्तों, ऐसा सुनकर वह लोहार का लड़का और भड़क जाता है और फिर से अपने पेट में मारने के लिए वार करता है। उस बीच राजा राम सेठ की पुत्री सोचने लगती है कि यह तो शायद सच में ही मुझसे प्रेम करता है। फिर राजा राम सेठ की पुत्री उस लोहार के लड़के के हाथ को रोक लेती है और कहती है कि ठीक है, खैर
मैं तुमसे विवाह तो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने पिता का हर बात का कहना मानती हूँ और मेरे पिता ने मेरा रिश्ता तय कर रखा है और मेरे पिता ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया है मैं वहीं विवाह करूंगी। परंतु मैं तुमसे वादा करती हूँ कि विवाह होने के बाद भी मैं एक रात तुम्हारे पास निकालूंगी। दोस्तों, यह सुनकर लोहार का लड़का खुश हो जाता है और उस दिन के बाद से तो लोहार का लड़का यही सोचने लगता है कि आखिर कब सेठ के लड़के की शादी हो। दोस्तों, उसके बाद में देखते ही देखते एक दिन राजा राजाराम सेठ की पुत्री का विवाह हो जाता है। वह अपने ससुराल चली जाती है और उधर वह लोहार का लड़का सोचने लगता है कि विवाह को हुए कई दिन हो चुके हैं, मगर आज तक सेठ की लड़की मेरे पास नहीं आई। दोस्तों, उधर उस लोहार के लड़के को सेठ की लड़की का ससुराल का अता पता नहीं था और फिर कई दिनों तक वह घूमते रहता है और उसे उस गांव का पता चल जाता है जिस गांव में सेठ की लड़की रहती थी। तो दोस्तों, फिर वह लोहार का लड़का उस गांव में एक मछुआरे का बीस बनाकर चला जाता है। उसके बाद में वहां जाकर वह नदी के किनारे रहने लगे। दोस्तों, उस नदी के किनारे पर उस गांव की सभी औरतें पानी लेने के लिए आया करती थीं और नहाने के लिए भी आया करती थी। तो दोस्तों, मछुआरे के भेष में वह लोहार का डीएच का वहां पर काफी दिनों तक रहता है। एक दिन जब राजाराम सेठ की पुत्री पानी भरने के लिए उस नदी के किनारे आती है तो वह लोहार का डीएच का उसके पास ले जाता है और उससे कहता है कि हे प्रिय, तुम अपना वादा भूल रही हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझसे वादा किया था? दोस्तों, उसके बाद में उसे देखकर सेठ, धनी सेठ, राजाराम की पुत्री को अपना वादा याद आ जाता है और अपने प्रेमी से कहती है कि ठीक है, ऐसा करो, मेरे घर के पीछे जो पीपल का वृक्ष है, आज रात उसके पीछे आ जाना, वहीं मिलेंगे। दोस्तों, उसके बाद में राजाराम सेठ की पुत्री अपने घर चली जाती है। उसके बाद में जैसे ही रात्रि का समय होता है तो अपने घर वालों को भोजन कराती है, स्वयं भोजन करती है, अपने पति के बिस्तर लगाती है और फिर वही कक्ष में एक दीवार के सिर लगाकर रोने लग जाती हैं। दोस्त, उसके बाद में उसका पति उससे पूछता है कि प्रिय, आखिर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तो दोस्त, फिर राजाराम सेठ की पुत्री उसे सारी बात बता देती है कि मैंने विवाह से पहले एक पुरुष को इस तरह का वादा किया था, परंतु मैं अब अपने वादे को किस तरह पूरा करूं, इस बात को लेकर मैं बहुत विवश हूँ। दोस्तों, उसके बाद में उसका पति उससे कहता है कि ठीक है, तुमने कोई गलत नहीं किया, तुम्हें केवल एक रात काटने के लिए कहा है और कुछ करने को नहीं कहा। फिर वे दोनों पति और पत्नी उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाने लगते हैं। राजाराम सेठ की पुत्री का पति थोड़े ही दूर झाड़ियों में छिप जाता है और उसकी पत्नी उसके प्रेमी के पास चली जाती है। दोस्तों, सारी रात वो अपने प्रेमी के पास बैठकर ही काट देती है और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म भी निभाती है, कोई भी ऊंच नीच कार्य नहीं करती है और जैसे ही सुबह का समय होता है तो वापस अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इस तरह वो अपने पतिव्रता स्त्री धर्म को भी बचा लेती है और एक मनुष्य की जान जाने से भी बचा लेती है। श्रोता, इस तरह मनुष्य को, हर पुरुष को, हर पति को अपनी पत्नी के 3 चीजों के बारे में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपनी पत्नी की हर मजबूरी के बारे में, हर दुख और सुख के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रोता, एक स्त्री, एक पत्नी अपने माता, अपने पिता, अपने परिवार और अपने लोगों को छोड़कर आपके पास आपके विश्वास पर आती है तो उसे आपके सुख दुख और उसके हर चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। दोस्त, दूसरा है पत्नी के कहाँ आ रही है और कहाँ जा रही है, इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जो स्त्रियां होती हैं ये बड़ी ही चंचल होती हैं। जो इनके दिमाग में, जो इनके मन में होता है वही इनके मुख पर होता है। ये हर किसी की बातों में जल्दी फिसल जाती है, इसलिए अपनी पत्नी का हर समय ध्यान रखें कि कहाँ जा रही हैं और कहाँ आ रही हैं, क्योंकि कई बार दूसरे लोगों की भूख एक बसे बसाए घर को उजाड़ देती है। दोस्तों, तीसरा है, हर पुरुष को अपनी पत्नी के द्वारा किए गए खर्चों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रोता, कहा जाता है कि जो कमाता है उसे हर बातों का पता होता है। ठीक इसी प्रकार स्त्रियां खर्च बहुत ज्यादा करती हैं। अनावश्यक धन खर्च करने में इन्हें बिल्कुल भी भार नहीं लगता है। इसलिए श्रोता, हर समय अपनी पत्नी के खर्चे के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। श्रोता बंधु, अगर इन 3 चीजों के बारे में आप देखते हैं तो आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। श्रोता बंधु, आज के पर्सन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।